नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम लोग टॉपिक वाइज ये ऑब्जेक्टिव सेशन तैयार किए हैं। इसके माध्यम से जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है बेसिक विद्युत। इससे संबंधित जो जो मुख्य बिंदु होंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और सबको विस्तार पूर्वक हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला है, सर्वप्रथम विद्युत की खोज किसने की थी? फ्रैंकलिन, थेल्स, फैराडे या वोल्टा? तो सर्वप्रथम विद्युत की खोज किसने की थी? आपके थेल्स ने। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि थेल्स ने सर्वप्रथम विद्युत की खोज की थी। अगला दूसरा, स्थैतिक विद्युत की खोज किसने की थी? तो स्थैतिक विद्युत की खोज किसने की थी? ये भी थेल्स ने ही की थी, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि थेल्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे इसी से संबंध जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है इनको रखा गया है। देखिए लिखा, विद्युत की खोज सर्वप्रथम 2500 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने की थी। उन्होंने घर्षण के द्वारा एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने में सफलता पाई थी, और इसकी व्याख्या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। तो जब व्याख्या की बात हो तो फ्रैंकलिन और खोज की बात हो तो थेल्स। देखिए स्थैतिक विद्युत की खोज किसने की थी? तो थेल्स ने। और स्थैतिक विद्युत व्याख्या किसने की थी? फ्रैंकलिन ने। और चल विद्युत की व्याख्या की थी माइकल फैराडे ने। और चल विद्युत की खोज की थी वोल्टा ने। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया कि कितने वोल्टेज होने पर व्यक्ति को झटका का अनुभव होता है? तो ये ऑप्शन है आपके 50, 80, 100 और 70 वोल्ट। तो जब भी 90 वोल्ट से अधिक हमें वोल्टेज होता है, 90 वोल्ट से अधिक, तो हमें विद्युत का एक झटका का अनुभव होता है। तो ये ऑप्शन आपको सी इसमें हो जाएगा, कि यानी कि 100 वोल्ट होने पर विद्युत का झटके का अनुभव होगा। आगे है, निम्नलिखित में से प्रोटॉन का आवेश होता है। तो इसमें आपको बताना है कि प्रोटॉन का आवेश, तो प्रोटॉन एक धनावेशित होता है, और जो इलेक्ट्रॉन के जितना आवेश होता है वही प्रोटॉन का होता है, लेकिन ये धनावेशित होता है। तो ये ऑप्शन आपको 1.6 × 10⁻19 कूलाम, यानी ये होगा आपका ऑप्शन ए में। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा गया है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसमें है कि प्रोटॉन पर आवेश, ये क्वेश्चन सारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इससे ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, और सारे जितने भी महत्वपूर्ण जो एग्जाम आने वाले हैं आपके, उसमें सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए प्रोटॉन पर आवेश ये पॉजिटिव होता है, तो 1.6 10⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पर द्रव्यमान होता है 1.67 10⁻27 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो, लेकिन ये नेगेटिव होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.109 × 10⁻31 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के कितना गुना है? तो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1 बटा के, मतलब प्रोटॉन के द्रव्यमान बटा 1845 या 1840, इस चीज़ को ध्यान रखना आपको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में आपको क्या उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, या न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जैसे परमाणु के नाभिक है तो नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। इसको भी आप लोग ध्यान दें, 1911 में रदरफोर्ड ने की थी। अगला है, परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? अर्थात परमाणु द्रव्यमान में होता है। तो परमाणु द्रव्यमान उसे होते हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं आपके, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसे परमाणु द्रव्यमान, जिसको अंग्रेजी में एटॉमिक मास बोलते हैं। आगे इसी से संबंधित जो जो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में है उनको इसमें इंक्लूड किया गया है।
देखिए परमाणु में किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है और इसे पृथक किया जा सकता है उसे परमाणु कहते हैं। यह मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटॉन में कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और परमाणु द्रव्यमान अभी हम लोगों ने जिक्र किया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। और परमाणु को एटॉमिक नंबर जिसे बोलते हैं, प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसे कहते हैं, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ये एटॉमिक नंबर होता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखना है। आगे देखिए इसमें जो एटम के स्ट्रक्चर है उसको इसमें दर्शाया गया है। तो इसमें देखिए जो ये बाहरी कक्षा में है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और जिसको इलेक्ट्रॉन जिसमें कक्षा में होते हैं इसको इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट मीन्स कक्षा होता है। तो जैसे इसमें ये देखिए नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और नाभिक की खोज हमने जिक्र किया 1911 में किसने की थी, रदरफोर्ड ने। इसमें वही चीज़ दर्शाया गया है कि इसमें देखिए जो ग्रीन से है वो एक इलेक्ट्रॉन है, जो ब्लू से है वो न्यूट्रॉन है, और जो रेड कलर से वो प्रोटॉन है। और ये ऑर्बिट को दर्शा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है हम लोग का कि निम्नलिखित में से आवेश का मात्रक नहीं है। तो देखिए आवेश का मात्रक कूलाम भी होता है, स्टेप कूलाम भी होता है, स्टेट कूलाम, एम्पियर सेकेंड भी होता है, और कूलाम प्रति सेकेंड नहीं होता। यानी डी वाला आंसर आपका गलत है, यानी ये आंसर आपका सही हो जाएगा। यानी कूलाम प्रति सेकेंड आवेश का मात्रक नहीं होता है। ठीक है। 8वां निम्नलिखित में से बोल्ट किसका मात्रक नहीं है। तो देखिए बोल्ट किसका किसका मात्रक होता है, विद्युत वाहक बल का होता है, विभव का भी होता है, विद्युत क्षेत्र का नहीं होता, विभवांतर का भी होता है। यानी कि ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं होता बोल्ट। इसी से संबंधित आगे है, देखिए इसमें दिया है कि विद्युत वाहक बल किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी कि अगर मान ले ये स्थान ए है और ये स्थान बी है, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी हमें करंट प्रवाह यानी धारा का प्रवाह करना है, तो इसको ले जाने का काम कौन करेगा, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको विद्युत वाहक बल बोलते हैं, ले जाने का काम। और देखिए आगे इसमें है, जिसका मात्रक वोल्ट है इसे बी से दर्शाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। विभवांतर के बारे में जानते हैं। देखिए विभवांतर क्या कहता है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों में विभव में कुछ अंतर पैदा होता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। बिना विभवांतर के विद्युत धारा का प्रवाह हो ही नहीं सकता है। जैसे अगर मान लीजिए ए स्थान ए है और बी है, अगर यहाँ पर भी 10 वोल्ट है, यहाँ पर भी 10 वोल्ट है, तो विभव में तो कुछ अंतर आया ही नहीं, कोई अंतर नहीं, यानी 0 वोल्ट का अंतर है। तो यहाँ पर धारा का प्रवाह किसी भी माध्यम से नहीं होने, यही धारा का एक कारण होता है विभवांतर। यानी कि ले जाने का कार्य ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल, और उसका कारण जाने का कारण क्या है, वो विभवांतर। यानी यहाँ पर 10 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट होगा, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जब हाई से लो की तरफ करंट प्रवाह होती है तो इसमें 2 वोल्ट का अंतर है कि नहीं, यही वोल्ट अंतर ही करंट प्रवाह के कारण बना है, इसलिए विभवांतर कहते हैं। इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है, ये भी चीज ध्यान रखना है आपको, का मात्रक वोल्ट होता है। विभव का भी जान लेते, इसके इकाई आवेश को अनंत दूरी से किसी बिंदु तक लाने में किया गया का है। इसका फार्मूला है, बहुत बेस्ट है। देखिए V बराबर W/Q, ये इसका फार्मूला है। इसका होता है जूल, इसका आवेश जूल प्रति कूलाम, जैसे इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, ये दोनों आता है। 1 जूल प्रति कूलाम बराबर 1 वोल्ट के लिए। तो ये होता है, ये लिखते हैं इकाई आवेश को, कोई आवेश से अनंत दूरी से, मतलब अनंत दूरी मतलब डिफाइंड नहीं है कितनी दूरी है, उस दूरी से जो लाने में किया गया कार्य वही हो जाएगा आपका विभव या वोल्टेज बोलते हैं, पोटेंशियल। इसका भी मात्रक वोल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। आपका 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कूलाम के नियम को दर्शाता है। तो हम लोग जानते हैं कूलाम का नियम क्या है, 2 आवेशों को हम लोग K बराबर Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। R क्या है, दूरी, यानी 2 आवेश हैं, एक Q1 है एक Q2 है, इनके जो बल है F, इन बल को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये किसमें आपके, ये वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
F बराबर के क्यू। के क्या है? नियतांक है। के क्या है? कूलाम का नियतांक है, जिसके आगे हम लोग जिक्र करेंगे इसके बारे में। 10वां है निम्नलिखित में से विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड, एम्पियर ए बी दोनों वोल्ट प्रति सेकेंड। तो ये क्या है? कूलाम प्रति सेकेंड भी होता है और एम्पियर होता है, क्योंकि आई बराबर होता है dq बाई dt। तो ये कूलाम प्रति सेकेंड भी हो गया और एक एसआई मात्रक एम्पियर भी होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, यानी सी वाला आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। आगे है, देखिए आगे दिया हुआ है कूलाम का नियम। कोई दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे के r दूरी पर हो तो उनके बीच कार्य करने वाला विद्युत आकर्षण बल उनके आवेश के गुणनखंड के समानुपाती और उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसका ये फार्मूला है। F क्या है? आकर्षण बल है विद्युत का। के एक नियतांक है, स्थिरांक है। के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। के 19 इंटू 10 के अपान 9 न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है निर्वात में विद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसको फैरेड प्रति मीटर भी कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका मान पूछा जाता है। देखिए विद्युत धारा किसी तत्व या पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन प्रवाह या आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। बहुत सिंपल है, इसका आपका परिभाषा है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर या कूलाम प्रति सेकेंड, जिसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में 11वां प्रश्न दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित में से ओम का नियम लागू होता है केवल एसी, केवल डीसी, एसी डीसी दोनों पर, केवल कुचालक। तो ये एसी डीसी दोनों पर ही लागू होता है, यानी सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, यानी एसी डीसी दोनों पर। ठीक है। 12 निम्नलिखित में से प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर, ओम वोल्ट प्रति एम्पियर या बीसी दोनों। तो देखिए आप जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, सही बात है, लेकिन वोल्ट प्रति एम्पियर किस से होता है? आर बराबर होता है V अपान आई, जहाँ पर आर एक क्या होता है? स्थिरांक होता है। ठीक है, वो ओम के नियम के अनुसार। तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए ओम के नियम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें रख दिया गया है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए ओम के नियम का प्रतिपादन जर्मन वैज्ञानिक 1826 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम, इनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम, ने दिया था। अगर नियत ताप पर किसी चालक में वोल्टेज तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, ये ओम का नियम है। बी समानुपाती आई, बी बराबर आई आर एक क्या नियतांक है जो चालक का प्रतिरोध है। ठीक है, तो देखिए आर बराबर V अपान आई यानी वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी 1 ओम के बराबर होता है। ओम का नियम प्रतिरोध संधारित्र प्रेरकत्व पे भी लागू होता है, यानी कि R, C और L पर भी लागू होता है। यह एक रेखी यानी लीनियर द्विदिशात्मक परिपथ पर भी कार्य करता है। ये AC DC दोनों पर काम करता है। तो इसको सारे बिंदु को आप याद रख लेंगे। ये प्रतिरोध के बारे में जान लेते हैं। देखिए किसी पदार्थ का वो गुण जिसके कारण वो अपने में से होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह का जो विरोध करता है प्रतिरोध है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का आकार शक्ति पर निर्भर करता है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम या वोल्ट प्रति एम्पियर, इसका जिक्र हो चुका है। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे अगर तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। फिर अलग अलग पदार्थ में अलग अलग प्रतिरोध होता है, और चालक की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध भी बढ़ता है। इसका ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने से प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका ये फार्मूला है आर बराबर सिग्मा रो एल पान ए ओम। और वो क्या है? एक विशिष्ट प्रतिरोध, इसे प्रतिरोधकता बोलते हैं। आगे इसी से संबंधित क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। 13 नंबर,
निम्नलिखित में से विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता निर्भर करता है तापमान, पदार्थ की प्रकृति, ए बी दोनों, इनमें से कोई भी। तो ये विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है ये किसी लंबाई पर निर्भर नहीं करता, न तन पर काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये तापमान और पदार्थ के प्रकृति यानी बनावट पर निर्भर करता है, यानी कि बी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से चालकता का मात्रक है, चालकता कंडक्टेंस जिसको बोलते हैं, चालकत्व भी बोलते हैं, मात्रक नहीं है पूछा है। देखिए इस चीज को ध्यान दीजिए। साइमन होता है, साइमन आपका होता है, मोह होता है, प्रति ओम होता है, ओम मीटर नहीं होता, यानी कि डी वाला आंसर आपका गलत हो जाएगा, यानी कि कंडक्टेंस से मात्रक ओम मीटर नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं, किसी चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के बने इकाई लंबाई और इकाई परिच्छेद के क्षेत्रफल के तार पर प्रतिरोध होता है, उसे हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ के तापमान और पदार्थ के प्रकृति पर, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चालकता के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए कंडक्टेंस पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है, यानी कि धारा प्रवाह में उसकी मदद करता है, चालकता कहलाता है। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक महो, साइमन या प्रति ओम होता है। इसको ये देखिए इस प्रकार आप लिख सकते हैं इसको। किसी पदार्थ की चालकता उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये वाले फार्मूले से G बराबर 1/R। किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने से चालकता घटती है, ये है तापमान अगर बढ़ा रहे हैं तो चालकता क्या होगी, घटेगी। क्यों, तापमान बढ़ाने से जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता क्या होगी, घटेगी। 15 है, निम्न में से प्रतिरोधों का समूहन के प्रकार है समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। ये दो है, यानी कि समांतर और श्रेणी, इसको पैरेलल और सीरीज क्रम बोलते हैं। अगला है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है धारा के लिए, वोल्टेज के लिए, अज्ञात प्रतिरोध के लिए, शक्ति के लिए। तो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन सी अज्ञात प्रतिरोध के लिए। देखिए आगे है, प्रतिरोध का समूहन दो प्रकार से किया जाता है, समांतर क्रम जिसे पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इस समूह में सभी प्रतिरोध का पहला सिरा और एक साथ तथा दूसरा सिरा एक साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे ये प्रतिरोध है ये प्रतिरोध है 2, ये प्रतिरोध है 3, ठीक है। 1 2 मान ले, 1 2 1 2, ये प्रतिरोध के पहला दूसरा, तो इसको पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ जोड़ देंगे तो ये कॉम्बिनेशन कैसा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा समांतर क्रम में। तो वही कह रहा है कि समूह में सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ, यानी पहला सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ जोड़ देंगे तो पैरेलल में हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है 1/R 1/R1 प्लस 1/R2 डैश डैश, सब जितना भी प्रतिरोध जोड़ते हैं उतना जुड़ता जाएगा। इसमें क्वेश्चन पूछता क्या है, वो बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखा है इस क्रम का, ये वाला है, देखिए इस क्रम का प्रयोग समान वोल्टेज और भिन्न भिन्न धारा के लिए किया जाए। यानी जब वोल्टेज समान होगी, वोल्टेज समान, और जब धारा भिन्न भिन्न होगी, धारा भिन्न भिन्न होगी, तो कौन सा क्रम में जोड़ेंगे आप, कौन सा क्रम होगा, समांतर क्रम। इस चीज को ध्यान रखना। उसी तरह श्रेणी क्रम के कैसे है, देखिए इस क्रम में पहला प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ये श्रेणी क्रम को दर्शा रहा है। देखिए मान लीजिए ये है आपका 3 प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है, पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा। तो कह रहा है कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, देख रहे हैं, और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से और तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। तो ये कॉम्बिनेशन आपका कैसा बन जाएगा, आपका बन जाएगा सीरीज का। तो इसका होता है टोटल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश, जितना भी जोड़ते जाएंगे ये सीरीज क्रम हो जाएगा। इसका महत्वपूर्ण है ये भी,
ये घरों में जो वायरिंग करते हैं उस क्रम में लगाते हैं समांतर में, और जो डेकोरेशन लाइट होती है, झालर होते हैं, उसमें श्रेणी क्रम में हम प्रयोग किए देते हैं। देखिए इसका समान विद्युत और भिन्न भिन्न वोल्टेज के लिए, ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यानी जब अलग अलग धारा और समान धारा और अलग अलग विद्युत वोल्टेज के लिए अगर यूज करना है तो श्रेणी क्रम में आपको जोड़ना होगा। आगे है व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए यह एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि गैल्वेनोमीटर G, इसे G से दर्शाते हैं, में प्रवाहित धारा का मान क्या हो, 0 हो, तो ब्रिज संतुलित है। यानी कि G बराबर अगर 0 है आ जाए तो ये क्या है, ब्रिज संतुलित है, जिसके लिए फार्मूला है P/Q बराबर R/S या P/R बराबर Q/S। ये फार्मूला से आप अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर के बारे में जान लेते हैं। यह एक प्रकार का धारामापी अमीटर है। देखिए एक प्रकार का क्या है, धारामापी अमीटर है। देखिए ये प्रतिरोध है 4, ठीक है। अब ये अगर ये दोनों संतुष्ट है, अगर मान लीजिए ये 10 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, तो देखिए 10 गुना के 20 और 4 5 20, यानी दोनों का गुणनफल क्या हो गया, समान हो गया, तो ये इसमें धारा 0 हो जाएगी, यानी कि ये ब्रिज जो है संतुलित है। इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे है 17 नंबर, निम्नलिखित में से शक्ति का सही सूत्र है। तो देखिए शक्ति का कौन कौन सा सूत्र है, P बराबर VI होता है, पहला सही है। P बराबर I² R होता है, दूसरा भी सही है। P/V² R भी होता है, D वाला भी सही है, लेकिन P बराबर V/R नहीं होता, यानी कि आपका C वाला आंसर गलत हो जाएगा कि P बराबर V/R नहीं होता है। अगला 18, निम्नलिखित में से धारिता का सूत्र है। तो देखिए धारिता का सूत्र इसमें हमें बताना है। तो देखिए C बराबर Q/V होता है, तो ये तो ठीक है। देखिए आपका Q बराबर CV भी होता है, Q बराबर CV, तो ऐसा ऑप्शन तो कोई दिया नहीं है। C बराबर दिया है V/Q, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। C बराबर Q इंटू V, Q इंटू V, ये भी पॉसिबल है नहीं। डी वाला इनमें से कोई नहीं, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी C बराबर Q/V। देखिए शक्ति, इकाई समय में खर्च की गई ऊर्जा को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। इसका SI मात्रक वाट होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है, क्योंकि P बराबर होता है W/T, इसका ये फार्मूला होता है। तो इसका जूल, इसका सेकेंड, तो 1 वाट, इसका SI मात्रक वाट होता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। देखिए एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, ये ब्रिटिश में होता है। 735.5 ये मीट्रिक प्रणाली में होता है। 1 किलो हावर्स, ये बहुत ही बार आ चुका है एग्जाम में। 1 किलो वाट हावर्स बराबर 1.34 SP, ये आपका ब्रिटिश में, 1.36 ये हो जाएगा मीट्रिक में, और 3.6 गुणे 10⁻⁻6 जूल या 1 यूनिट के बराबर होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। यानी कि 1 यूनिट में कितना जूल खर्च हो जाता है, यानी 36 गुणे 10⁻5 जूल, ठीक है। आगे है धारिता कैपेसिटी। किसी चालक की धारिता उसे चालक में विभव के एकांक से बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा होती है, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। इसका SI मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट तथा यह एक अदिश राशि है। इसका व्यवहारिक मात्रक माइक्रोफैरड है। 1 माइक्रोफैरड बराबर 10⁻6 फैरड होता है, ठीक है। आगे है 19 नंबर, किरचॉफ का कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। केसीएल या प्रथम नियम जिसको बोलते हैं, किरचॉफ का पहला नियम, केवीएल या द्वितीय नियम, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या होता है, केवीएल यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ एक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी बी वाला आंसर सही हो जाएगा। और जो केसीएल होता है आवेश की या धारा के संरक्षण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। 20 एक विद्युत प्रेस हीटर बल्ब किस प्रभाव के उपकरण है।
चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या गैस आयनिक प्रभाव। तो जैसे विद्युत प्रेस, हीटर, बल्ब, ये क्या है, ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण है आपके, यानी कि बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम, जैसे केसीएल का नियम, जंक्शन लॉ या नोड लॉ भी बोलते हैं इसको, किसी खुले परिपथ में या किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और इससे होगा, इसे बिंदु नियम भी कहते हैं। यह नियम आवेश या धारा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। केसीएल इक्वेशन पूछेगा फार्मूला, तो ये है नोड -1, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये है नोड है, ये जहाँ पर सारे धाराएं आकर मिल रही हैं, तो ये नोड इसको बोलते हैं। ये करंट है, देखिए ये करंट को दर्शा रहे हैं, I1, I2, I3। तो देखिए जो आने वाली धारा है, जैसे आने वाली कौन है, जैसे I1 है, I2 है, I3 है, तो I1, I2, I3 प्लस देखिए जाने वाली I4, I5, जाने वाली योग शून्य के बराबर होता है। तो यही इस चीज को दर्शा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है आपका, तो दूसरा आपका दिया हुआ है किरचॉफ का द्वितीय नियम, केवीएल का नियम भी बोलते हैं, लूप लॉ भी बोलते हैं। किसी बंद परिपथ या किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बंद को लूप पर मिलाने, बंद मतलब नोड को लूप पर मिलाने वाली समस्त वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो देखिए ये कह रहा समस्त वोल्टेज, यानी कि जो ये वोल्टेज ड्रॉप को दर्शाता है, ये टोटल वोल्टेज को दर्शाता है, इनका समस्त योग शून्य के बराबर होता है। यह नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये देखिए ये पूरा लूप है, यहाँ पर ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज ड्रॉप को दर्शाएंगे। तो देखिए टोटल ये वोल्टेज V1, V2 = 0। केवीएल इन द ब्रांच माइनस नोड +1, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।